दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच की ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर से, ये यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार फैलती जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे लेबनान से हिजबुल्ला और यहाँ पैलेस्टीन के गाजा पट्टी से हमास लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल भी जवाबी हमला कर रहा है, कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है हमास के ऊपर गाजा पट्टी में। अभी इन सब के बीच एक और ग्रुप हौथी रिबेल जिनको बोलते हैं, उन्होंने यमन से वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया है अगेंस्ट इजराइल। देखिए, वॉर जो मिडिल ईस्ट में लगातार और फैलती ही जा रही है। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि इजराइल ने सीरिया के अंदर जो उनके 2 मेन एलेप्पो और दमस्कस के एयरपोर्ट्स हैं उनको बॉम्ब किया था। फिर लेबनान से हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, अभी यमन से भी यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है। तो लगातार आप देख रहे हैं ऐसे कर करके कोई ना कोई और इन्वॉल्व होता जा रहा है। फिर देखिए, ये जो अभी हुआ, हौथी ग्रुप जो है, रेबल ग्रुप, यमन से बैठकर इन्होंने रॉकेट से नहीं, देखिए ये हमास की तरफ से छोटे छोटे रॉकेट से नहीं हमले कर रहे हैं। इनके पास में एक्चुअल मिसाइल्स हैं, बड़ी मिसाइल्स हैं, कैपेबल मिसाइल्स हैं। उन मिसाइल्स से इन्होंने इस बार इजराइल पर हमला करने का प्रयास किया है। हालांकि देखिए, जो प्रयास था वो निश्चित तौर पर विफल हो गया है। और विफल होने का बड़ा कारण है क्योंकि एक तो इजराइल के पास में अपना एक अलग तरीके का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम लोगों ने बात की थी कि हमास ने रॉकेट से हमले किए, 5000 रॉकेट एक दिन में दागे थे, उस समय उनका अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हुआ था, वो उनकी रक्षा कर रहा था। लेकिन बाहर से आने वाली जो मिसाइल्स हैं, बड़ी मिसाइल्स, उनसे रक्षा करने के लिए उनके पास में एक दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ये लोग एरो डिफेंस सिस्टम या एरो 3 कहते हैं। तो ये एक्टिवेट हो गया, इसने इजराइल को बचा तो लिया। और बीच में देखिए एक और चीज, यहाँ पर यूएस की भी प्रेजेंस है। अगर आप ये एरिया देखेंगे, जो मिडिल ईस्ट का पूरा एंटायर एरिया है, यहाँ पर यूएस की तमाम बेसेस। यूएस आज से तो कोई यहाँ पर है नहीं, वो इराक में, कुवैत में, वो इसके अलावा अफगानिस्तान में, लीबिया के टाइम पर, फिर जब सीरिया में है ही, तो कई सारी जगहों, बहुत सारे समय से वो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज है। इसलिए इसकी मिलिट्री प्रेजेंस इस एरिया में आपको यूएस की देखने को मिलती है। तो रेड सी में भी यूएस की नेवल बेसेस हैं, नेवल फ्लीट्स हैं। और जब यहाँ से यमन के साइड से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में यूएस ने उसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया। तो इजराइल के ऊपर में कोई ऐसा मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उनको कोई हार्म तो नहीं पहुँचा पाए, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि वो भी अब इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, इस डिक्लेरेशन के साथ ही लगातार एक बात समझ में आ रही है कि वॉर फैल रही है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हौथी रिबेल ग्रुप इतना दूर बैठ करके, वो यमन में बैठा हुआ है, वहां से बैठ करके वो इजराइल के अगेंस्ट कोई वॉर डिक्लेयर क्यों कर रहा है? इजराइल ने, समझ में आता है कि एक बार को गाजा पट्टी पर उसने, कुछ लोगों का कहना है कि इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। तो अगर पैलेस्टीनियंस कुछ कर रहे हैं तो समझ में आता है। पड़ोसी देशों में उनका कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है, उनका हम लेबनान से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, सीरिया से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, सीरिया का गोलान हाइट्स उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। अगर जॉर्डन इन्वॉल्व होता है, लेबनान इन्वॉल्व होता है, पड़ोसी देश है, एक बार को वो भी समझ में आता है। लेकिन हौथी ग्रुप, इनका क्या लेना देना है? ये तो बहुत दूर यमन में कहीं बैठे हुए हैं। अब एग्जैक्टली आप मैप में देखिए, ये वेस्ट एशिया का पूरा मैप देख रहे हैं, ये है इजराइल, दिस इज इजराइल, और यहाँ पर है यमन इतना दूर। तो इसका तो कोई बॉर्डर भी नहीं लगता, तो ये यहाँ से क्यों इतना दूर से वॉर कर रहा है? और फिर ये हौथी ग्रुप है ही कौन? इन सभी के बारे में देखिए हम लोग बातें करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि देखिए, आप पूरा जो एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड है, हम लोग जानते हैं कि वो यूनिफाइड नहीं है और अनेकों मुद्दे हैं आपस में जिसके कारण वो लोग लड़ते रहते हैं। उसमें शिया और सुन्नी के जो 2 बड़े धड़े हैं, उसके बाद उनके अंदर में भी वेरियस सेक्ट्स। तो ये जो अनेकों कहते हैं कि 72 फिरके हैं, कुछ जगहों पर तो इससे भी ज़्यादा कहा जाता है। तो अनेकों ही जो छोटे छोटे सेक्ट्स में, एथनिसिटी में इस्लामिक वर्ल्ड बटा हुआ है। इसके बावजूद कोई एक मुद्दा अगर है जो कि पूरे के पूरे एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड को, शिया सुन्नी सब कुछ भूल जाते हैं, जहाँ पर वो यूनाइट हो जाते हैं, वो है पैलेस्टीन का मुद्दा। उनको एक बात नज़र आती है कि यहाँ पर हमारे इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ में अन्याय हो, और वो इस नाम पर, इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो ये भी भूल जाते हैं कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है। यही मुद्दा एक है जो कि सबको इकट्ठा कर देता है।
इस बार आप देखेंगे जो हौती रिबेल ग्रुप है, हौती रिबेल ग्रुप के बारे में कभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक बात जानिए कि ये ज़ैदी शिया एक रिबेल ग्रुप है जो कि यमन में बना। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि यहाँ पर ये यमन की जो पहले से गवर्नमेंट बनी हुई है सुन्नी गवर्नमेंट, उसको उखाड़ फेंके और बहुत लंबे समय से वहाँ पर ज़ैदी शिया लोगों का शासन हुआ करता था, तो उसको ही रिस्टोर करे। उसी के लिए 1980s में ऐसा एक हौती मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये हौती है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि है तो शिया, और वो भी ज़ैदी शिया। और यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है जिनको हम लोग पैलेस्टीनियंस बोलते हैं, पैलेस्टीन में ज़्यादातर लोग सुन्नी हैं। उसके बावजूद इनकी सॉलिडारिटी, इनका लगाव, इनका जुड़ाव इनके साथ में है, इनकी सहानुभूति इनके साथ में है, और इनकी फेवर में उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर की है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि वॉर डिक्लेयर क्यों की है। वॉर डिक्लेयर करने का कारण ये है क्योंकि इनको लगता है कि उनके इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ में कुछ अन्याय हुआ है। एंटायर मिडिल ईस्ट आप देख रहे हैं, कोई तेज सुर में, कोई दबे सुर में, लेकिन कुछ ना कुछ वो इसराइल के अगेंस्ट वो बोल ही रहे। अब देखिए, इसमें इसराइल के अगेंस्ट में सभी ने, पैलेस्टीन का जब मुद्दा आता है तो एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड एक सुर में आवाज़ लगाती है। कोई धीरे आवाज़ लगाता है, कोई तेज, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी आवाज़ निकल कर सामने आती है वो निकल कर आती है ईरान। ईरान, यहाँ पर ईरान की आवाज़ जो मोस्ट प्रोमिनेंट। देखिए, बाकी जगहों पर आपको कोई और दूसरे इंटरेस्ट नज़र आएंगे। कभी आप देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी के कुछ इस्लामिक कंट्रीज़, खासकर जो सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो आपको इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हुए भी नज़र आते हैं, इसराइल के साथ में अच्छे संबंध बनाते हुए भी नज़र आते हैं। एक कॉरिडोर पर जैसे अभी काम कर रहे थे, अब्राहम एकॉर्ड साइन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ईरान आपको अभी कभी भी ऐसा कोई एकॉर्ड साइन करते हुए नहीं नज़र आएगा। ईरान की अलग से एक एनिमोसिटी है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में और इसराइल के साथ। ईरान का ऐसा सोचना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक वेस्टर्न फोर्सेस रहीं, और जब वेस्टर्न फोर्सेस थी तो उन्होंने इस्लामिक इंटरेस्ट को डिमीन किया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उसी के आप रेस्पॉन्स में देखेंगे 1978-79 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण से ईरान में एक फिर से आज की जैसी सरकार है वो बन पाई। इसके पहले की जो वहाँ पर सरकार हुआ करती थी, शाह की गवर्नमेंट, वो आपको पता है कि यूएस को फेवर करती थी, और बाद में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और ईरान की आज की सरकार बनी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड से इनकी अलग से एक एनिमोसिटी है, और उनको लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का एक प्रॉक्सी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपना एक प्रॉक्सी ला करके इसराइल को यहाँ पर मिडिल ईस्ट में बसा दिया है, जिससे कि इस्लामिक इंटरेस्ट को और अंडरमाइन किया जा सके। इसलिए उनकी दुश्मनी अलग से आप देखेंगे कि कुछ आज बढ़ चढ़ करके ये एक्शन लेते हैं इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल से उनका इस तरह से पंगा होना शुरू हो गया। अब इसके बाद एक बात ईरान को समझ में आई, इनको ये समझ में आया कि वो डायरेक्टली फेस टू फेस वॉर में इसराइल को नहीं जीत सकते। क्योंकि इसराइल को इसलिए नहीं हरा सकते क्योंकि इसराइल के सर के ऊपर हाथ है एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड का, यूएस का, नेटो का। और हुआ भी ऐसा, आपने देखा होगा कि 1947-48 के वॉर में जबकि इसके अगल बगल के सभी अरेबियन कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था, तब भी नहीं जीत पाए। 1967 में कोशिश की, तब भी नहीं जीत पाए। 73 में कोशिश की, तब भी नहीं जीत पाए। तो इनको एक बात समझ में आई कि अब वॉर का जो नेचर होगा वो प्रॉक्सी वॉर होना चाहिए। तो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज खड़े किए। आज ये मत समझिए कि ईरान सिर्फ यहाँ पर बैठ के इसराइल के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट जारी करता रहता है। अब उनका जो इसराइल से नफरत है वो सिर्फ अब वर्ड्स में ही नहीं सीमित है, अब वो एक्शन में भी आ चुका है। और किस हद तक एक्शन में आ गया है आपको दिखाऊं। ईरान अब सिर्फ ईरान में नहीं है, पैलेस्टीन के अंदर में ईरान है, लेबनान के अंदर में ईरान है, सीरिया के अंदर में ईरान है, इराक के अंदर में ईरान है, और यमन के अंदर में भी ईरान है। और कैसे ईरान है? अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए एक एक करके आपको दिखाता हूं। सीरिया के अंदर में अब देखिए यहाँ पर फातिमियों डिवीजन है, यहाँ पर ज़ैनबिय्यत ब्रिगेड बनाई गई है। इसी तरीके से लेबनान के अंदर में एक हिजबुल्लाह ब्रिगेड करके बनाई गई। पैलेस्टीन के अंदर में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है। ये पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने आरोप लगाया था कि हॉस्पिटल अटैक इसी ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये भी ईरान के द्वारा सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान का ही एक प्रॉक्सी है। हमास भी ईरान का एक प्रॉक्सी। इसी तरह से इराक में देखिए इतने सारे संगठन इन्होंने बना रखे हैं, इतने सारे ईरान के प्रॉक्सीज इराक में चलते हैं। और देखेंगे कि इन सभी जगहों पर, सीरिया में, इराक में और ईरान में, यहाँ पर क्या बन रहा था? एक शिया क्रिसेंट, शिया पावरफुल पोजीशन पर आ रहे थे।
अब देखिए सीरिया में भी शिया सरकार है, बशर अल असद। इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जब वहां पर डेमोक्रेसी आई तो जो सरकार बनी वो कैसी सरकार बनी, वो प्रो ईरान शिया सरकार बनी, और वहां पर इतने सारे ईरानी प्रॉक्सीज एक्टिव है। इन्हीं के अगेंस्ट में जब सीरिया, इराक और ईरान में एक शिया क्रिसेंट बना, इन्हीं के रिस्पॉन्स में तो ISIS बनाया गया। ISIS एक सुन्नी इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका पर्पज ही क्या था, इराक और लेवांत के एरिया में, उनका नाम क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसी एरिया में वो वापस से अपना रिजीम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो वो जो बाकी की वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़ रहे हैं वो अलग से शियाओं से भी लड़ाई कर रहे हैं। तो एक ये भी हो गया। और ईरान की मौजूदगी आप देख रहे हैं बहरीन के अंदर में भी है, इन प्रॉक्सीज के थ्रू, अल अश्तर ब्रिगेड, और यमन के अंदर में ये मौजूद है अंसार अल्लाह नाम के एक प्रॉक्सी की मदद से, जिसको हम लोग हाउथी रिबेल ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए ये जो हाउथी रिबेल ग्रुप है, ईरान के मदद से यहाँ पर इसने तख्ता पलट करने की कोशिश की और यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। और उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। इससे आपको एक चीज़ नहीं नजर आ रही है कि ईरान जगह जगह से अपने प्रॉक्सीज क्रिएट करके वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट और कुछ हद तक सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। और आज इजराइल के अगेंस्ट जब से ये जो वॉर शुरू हुई है, इसके अगेंस्ट आपको ईरान के HHH एक्टिव नजर आ रहा है। ये HHH कौन है? ये है हमास, जो कि पैलेस्टीन के अंदर से एक्टिव है। उसके बाद है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान के अंदर से काम कर रहा है। और तीसरा H है हाउथी, जो कि यमन के अंदर से काम कर रहा है। तो 3 अलग अलग जगहों से उन्होंने 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इजराइल के ऊपर में वॉर डिक्लेयर कर रखी। देखिए इसमें चालाकी देखिए ईरान की। ईरान डायरेक्टली कहीं नहीं आ रहा है, सीधे तौर पर वो कन्वेंशनल फेस टू फेस वॉर में अभी नहीं आ रहा है। अभी वो काम कर रहा है थ्रू प्रॉक्सीज। को लगता है कि जब ये सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इनसे अगर काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फेस टू फेस वॉर आने वाले समय में कभी की जाएगी। वो अपनी फायर पावर बचा करके रख रहा है, इनके थ्रू काम कर रहा है। तो ये हाउथी है। देखिए हाउथी के बारे में हम लोग थोड़ी बातें करें। हाउथी ने यहाँ की जो सरकार है उसको हटाने की कोशिश की थी, यमन में तख्ता पलट करने की कोशिश की। आज काफी सारा एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि इन्होंने जीत लिया है। देखिए यहाँ पर हाउथी कंट्रोल्ड एरिया आपको ये देखने को मिलेगा। जो यमन की अभी तक हम लोग कैपिटल जानते थे, सना जो कैपिटल है उसको हाउथी ने ही कंट्रोल कर लिया है। आज सना हाउथी के पास में है। और जो उनकी पहले की गवर्नमेंट थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्नाइज सरकार है, वो आज दूसरी जगह पर अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो गई है। वो एदन से चलती है। फिर आपने एक और चीज देखी होगी कि जब ये हाउथी ग्रुप यहाँ पर अपनी सरकार से लड़ाई कर रहा था तो इनकी मदद करने के लिए कौन आया? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हाउथी के अगेंस्ट बॉम्बिंग शुरू की। तो आपको ऐसा भी नहीं नजर आ रहा कि इनडायरेक्टली ईरान और सऊदी अरेबिया एक कॉन्फ्लिक्ट में आए थे? और देखिए इस वाली ये जो अभी आपने देखा कि हाउथी ने जो इजराइल के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर की है, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इसके ऊपर बॉम्बिंग फिर से शुरू कर दे, अमेरिका के प्रेशर। इस हाउथी ग्रुप के इजराइल के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेरेशन के साथ ही वॉर का फैलने का जो खतरा बढ़ा है, सबसे पहला जो इसका रिस्पॉन्स है वो तो इजराइल नहीं दिया। इजराइल ने अपनी वॉरशिप, अपनी नेवल शिप अब रेड सी में यमन की तरफ भेजनी शुरू कर दी है। रेड सी में अपना वो एक डिप्लॉयमेंट करेंगे। यहाँ पर अमेरिका पहले से था, अब वो और मजबूती के साथ इजराइल की चारों तरफ से रक्षा करने के लिए आ रहा है। उसने अपनी नेवल फ्लीट्स की संख्या और बढ़ा दी है। यहाँ पर उन्होंने 7 अपने जंगी बेड़े, अपने नेवल फ्लीट्स इजराइल की रक्षा में भेज दिया है। मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से, पर्शियन गल्फ की तरफ से, इंडियन ओशन में, हर तरफ से वो इजराइल की सुरक्षा करने के लिए आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो बहुत ही एफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड सिस्टम है वो भी इस रीजन में डिप्लॉय कर दिया है। थार्ड का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अभी यमन की मिसाइल को निरस्त किया था। और देखिए वॉर अभी और कैसे फैलेगी। ये जो आप यहाँ पर आप इजराइल, इस जगह पर आप इजराइल देख रहे हैं, ये लेबनान देख रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज साइप्रस। यहाँ पर आप प्रेजेंस देख रहे हैं किसकी है? इधर की तरफ से यूएसए, और ये सब आपको रशिया नजर आ रहा है। आप बोलेंगे रशिया कहाँ पर है, रशिया यहाँ क्या कर रहा है? रशिया बहुत पहले ही यहाँ पर जो सीरिया में वॉर चल रही थी, जब अमेरिका ने सीरिया के ऊपर में हमला बोला था, बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए रशिया की एंट्री इस रीजन में बहुत पहले ही हो चुकी है। वहां पर इनकी एयरफोर्स
आर्मी, नेवी सभी डिप्लॉयड है। तो रशिया ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अमेरिका और एंटायर नेटो, यहाँ पर देखिए आपको यूके नजर आएगा, फ्रांस नजर आएगा और यूएस की ये सारी शिप्स हैं, ये मौजूद हैं। और फिर देखिए अभी घोषणा कर दी हमारे शी जिनपिंग साहब ने, हमारे पड़ोसी देश ने, कि ये भी 1-2 नहीं 6 नेवल शिप्स भेजेंगे रेड सी में। 6 नेवल शिप्स किस लिए भेज रहे हैं अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है, किस लोकेशन पर भेज रहे हैं ये भी नहीं बताया है। लेकिन देखिए इनकी जो डिप्लॉयमेंट हो रही है रेड सी में, इससे तो एक बात तय है कि ये वॉर अब धीरे धीरे अब यहाँ रुकेगी नहीं, धीरे धीरे करके फैलने ही वाली है। ईरान तो बात के कही रहा है, ईरान ने तो इसराइल को वार्निंग देनी शुरू ही कर दी। उसका कहना है, अभी वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है, उसका कहना है कि आने वाले समय में हम डायरेक्टली, अगर आपने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो फिर हमें भी इस वॉर में आना पड़ेगा, फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। इस तरीके की ये वार्निंग दे रहे हैं। 7 अक्टूबर की ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई इजराइल के कुछ शहरों से, अब लग रहा है जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले लेंगे और ये आगे चलकर ईरान, इजराइल, यूएस तक भी फैलेगी। और आप इस बात को जान जाइए कि ये वॉर आगे चलकर ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, यानी कि ये एक बहुत बड़ी शिया सुन्नी वॉर तक भी पहुंच सकती है। जी हाँ, एक ऐसे समय में जबकि एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा होकर के इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कर रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूं, इसी बीच इस शिया और सुन्नी ब्लॉक के नेशंस के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा अब युद्ध की आग में झुलसने जा